हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि आपको पता क्या है, आप तो कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग सीटेट की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और सबसे खुशी की बात ये है कि कल आपका सीटेट का एडमिट कार्ड रिलीज होने वाला है। मीन्स जो कहा गया था कि 16 दिसंबर से पेपर होगा तो 16 दिसंबर से ही होगा। ये यूपी टेट नहीं है प्यारे बच्चों, ये सीटेट है और अपनी कही हुई बात को पूरा करने में ये प्रयत्नशील है ना। अगर उसने कहा कि 16 दिसंबर से पेपर होगा तो 16 दिसंबर से ही होगा। तो आप सभी लोग मेहनत के साथ लग जाइए, समय बहुत कम है और कम समय में ही हमें अपनी मंजिल को हासिल करना है। कम समय में ही अपनी मंजिल को हासिल करना है और मंजिल बहुत करीब है, सिर्फ हमें चलने की ज़रूरत है। अभी तक हम चल रहे थे, अब हमें दौड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जब कम समय होता है तो हमें स्पीड से पढ़ना होता है और ज़्यादा पढ़ना होता है। जब ज़्यादा पढ़ेंगे तभी हम मंजिल के करीब पहुँचेंगे। बस अब आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा फोकस करना है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़्यादा रिपीट होंगे, ये 100% गारंटी है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर में इतने क्वेश्चंस नए नहीं बनाए जा सकते। तो सभी लोग प्रीवियस के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, चाहे वो मैथ हो, सीडीपी हो, ईवीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी सब्जेक्ट है, आप प्रीवियस ईयर पे खूब मेहनत करो। प्रीवियस ईयर ही आपको सफलता दिला देगा ना। चले फिर स्टार्ट किया जाए सीटेट की धमाकेदार क्लास। आज सीटेट में धमाका होने वाला, बहुत तगड़ा वाला, क्योंकि आज के क्वेश्चंस धमाकेदार ही हैं। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, जूनियर लेवल, और जूनियर लेवल वाकई में धमाका है। जूनियर लेवल में धमाकेदार प्रश्न हैं जिनका लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। चलें स्टार्ट किया जाए। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है। अच्छा प्रश्न, स्टार्टिंग ही अच्छे प्रश्न से हो रही, तो आप सोचिए कि हाँ आगे आने वाले प्रश्न कैसे होंगे। थोड़ा सा शायद लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है। अब बेटर फील हो रहा है, फिर से गड़बड़ हुआ। चलिए थोड़ा सा धैर्य बनाइए, स्टार्टिंग है, शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप, कोई एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं, हमने कहा एक त्रिभुज ये है और इसके कोणों का माप दिया है क्या, पहला वाला x, दूसरा वाला 3x + 20 और तीसरा वाला जो दिया गया है वो दिया गया है 6x। हमें 3 कोण दिए गए हैं और हमसे पूछ रहा है तो त्रिभुज कैसा होगा। हमें त्रिभुज बताना है कि वो त्रिभुज कैसा होगा। तो एक दिया न्यून कोण त्रिभुज, एक दिया समकोण त्रिभुज, एक दिया आइसोसेल्स त्रिभुज, एक ऑब्ट्यूज त्रिभुज, समद्विबाहु और समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, यही त्रिभुज हमें दे रखा है। सबसे पहले आप एक बात को समझिएगा, वो त्रिभुज कोई भी हो, वो कोई भी ट्रायंगल हो, लेकिन उसके जितने भी अंतः कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री ही होता है। त्रिभुज कोई भी हो, चाहे वो समकोण हो, चाहे वो समद्विबाहु हो, चाहे विषम बाहु हो, चाहे समबाहु हो, चाहे एक्यूट एंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल हो, कोई भी त्रिभुज होगा, उन सब के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री ही होगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे त्रिभुज हमें अभी ये नहीं पता कौन सा है, लेकिन इसके कोण बताए गए हैं, तो इसके कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो सभी कोणों को हमने जोड़ दिया और मान पुट कर दिया 180। तो ये 20 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 6 3 9 1 10, 10x बराबर 180 माइनस 20, 10x बराबर 160। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए तो x की वैल्यू आ गई 16। मीन्स भैया अब बात समझना, x की वैल्यू आपने 16 निकाल ली, तो यहाँ का कोण आ गया 16, ये कोण आ गया 16 3 48 और 20 58 डिग्री, और ये कोण आ गया आपका 96 डिग्री। कैसे ना, कैसे तो समझो कैसे कैसे। 3x, x का मान रख दिया 16 प्लस 20, तो 16 3 48 और प्लस का 20, अच्छा 68 डिग्री, बस 68 डिग्री। बताइए, सभी कोण आपने निकाल लिया। देखिएगा, सभी कोणों को जोड़ने पर आपको 180 डिग्री ही प्राप्त होगा। तो ये कोण आ गया 68 डिग्री का, ये कोण आ गया 96 डिग्री का, ये कोण आ गया 16 डिग्री का। सारे कोण हमने कैसे निकाला, इस x का मान निकाल लिया और x का मान ले जाकर यहाँ पे पुट किया, x का मान यहाँ पे पुट किया, x का मान इसमें पुट करोगे 16 6 96, तो हमें तीनों कोण पता चल गया। अब एक कोण आया है 16 डिग्री का, दूसरा कोण आया है 68 डिग्री का, तीसरा कोण आया है 96 डिग्री का ना। तो
एक जो कोण है वो 90 डिग्री के ऊपर भाग गया, 96 डिग्री। 90 डिग्री होता तो राइट एंगल ट्रायंगल में चला जाता, 90 डिग्री से कम होता तो न्यून कोण में चला जाता, और तीनों कोण बराबर होते तो समबाहु त्रिभुज बन जाता, जब दो कोण बराबर होते तो समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता। अब बात क्लियर कहाँ पे होगी, बस एक कोण से, इस कोण के ऊपर फोकस करिए। ये कोण आपका 96 डिग्री आया है और 90 डिग्री के ऊपर है, तो 90 डिग्री के ऊपर है तो समकोण त्रिभुज नहीं बन सकता, क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होते हैं, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तो कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं तो समकोण त्रिभुज नहीं बन सकता। समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बन सकते, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और दो भुजाएं आपस में तभी बराबर होंगी जब दो कोण आपस में बराबर होंगे। बात क्लियर है, तो समद्विबाहु में नहीं होता। न्यून कोण तभी होगा जब 90 डिग्री के नीचे हो कोण, 90 डिग्री के ऊपर में न्यून कोण नहीं होता है, तो हमारा कौन सा कोण बनेगा, अधिक कोण बनेगा। बताइए, अधिक कोण। बात क्लियर है, कोई परेशानी, आगे बढ़ाया जाए, चलिए। वाह, फिर से एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और बहुत ही अच्छा है, लाजवाब प्रश्न है ना, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस हैं ये, और पेपर ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा पसंद करता है। क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा p सेंटीमीटर। बहुत अच्छे समझिएगा, ये एक त्रिभुज है, इसकी एक भुजा ये 5 सेंटीमीटर की है और दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर की है, और त्रिभुज का जो परिमाप है वो p सेंटीमीटर है। ठीक है, परिमाप जो है वो क्या है, p सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप p सेंटीमीटर दे दिया, और भैया त्रिभुज का परिमाप होता क्या है, तीनों भुजाओं का योग, मीन्स हमने कह दिया ये वाली भुजा हमारी x है, तीनों भुजाओं का योग ही हमारा क्या होता है, परिमाप होता है, और परिमाप हमें कितना दिया, p सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई, यहाँ तक कि सबको क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। हमने कहा तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होगा, और परिमाप हमें p सेंटीमीटर दिया, हमने कहा परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। बात क्लियर। अब हमसे कहा p के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान क्रमशः हैं। p के ऐसे मान क्या हैं जो मिनिमम भी हों और मैक्सिमम भी हों और एक त्रिभुज का निर्माण भी करते हों। बात क्लियर है। तो हमने आपको बताया था भैया एक दिन क्लास में कि जब दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक हो तभी त्रिभुज बनेगा, वरना त्रिभुज नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है। जब दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से बड़ा हो तभी त्रिभुज बनना संभव है। नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं लिखा भी चुका हूं एक बार। अब समझना, P तीनों भुजाओं का योग ही हमारा क्या होता है, परिमाप। और परिमाप हमें ये ऑप्शन में दे रखा है, कह रहा है P के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान क्रमशः हैं। P के न्यूनतम और अधिकतम, P मतलब पेरीमीटर मीन्स परिमाप। परिमाप इसमें से क्या हो सकता है, 20, 28, 21, 29, 22, 27, 19, 29। कोई एक ऐसा होगा जो न्यूनतम भी होगा और अधिकतम भी होगा। हम ऐसे प्रश्नों में हमेशा एक बात को ध्यान रखेंगे, सबसे पहले ऑप्शन बी चेक करेंगे। अगर ऑप्शन बी आंसर नहीं बनेगा तो ऑप्शन सी चेक करेंगे। पेपर में थोड़ा सा माइंड यूज करना होता है अगर ऑप्शन से क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन बी यूज करेंगे, फिर ऑप्शन सी यूज करेंगे। तो ऑप्शन बी को यूज करते हैं। हमने कहा कि उसका मिनिमम जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर जो है मिनिमम में वो कितना है, 21, और पेरीमीटर जो है मैक्सिमम में वो कितना है, 29। मैक्सिमम में हमने कह दिया 29 है। अब समझना, एक मिनिमम है और एक मैक्सिमम है। पेरीमीटर मीन्स होता है तीनों भुजाओं का योग। परिमाप मीन्स ये 21 दे दिया, एक बार हमने 21 लिया तो ये 10 और 5 15 और 6 21। देखो 21 बराबर 21 है, 21 बराबर 21 है। एक बात को समझते जाओ पहले, फिर हमने लिया दोबारा, ये हमने मिनिमम वाला लिया है 21 वाला, फिर x प्लस 10 प्लस 15 5 इक्वल टू p। अब हम मैक्सिमम की वैल्यू लेंगे 29। तो एक भुजा 5 है, दूसरी भुजा 10 है, तो तीसरी भुजा 14 होगा। देखो इनका जो पेरीमीटर है इसका योग देखो इसके बराबर है, इसका योग इसके बराबर है ना। इतनी बात क्लियर है सभी को। अब यहाँ तक की बात क्लियर, कोई परेशानी तो नहीं यहाँ पे। अब हमने एक बात बताई, देखो पेरीमीटर हमेशा पेरीमीटर के बराबर होगा। तीनों भुजाओं का योग ही हमारा क्या कहलाता है, पेरीमीटर, परिमाप होता है। तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है। और परिमाप ही वो आपको ऑप्शन में दे रखा है। ठीक, तो हमें दो भुजाएं दी थी, हमने तीसरी भुजा 10 5 15 21 से घटा दिया तो तीसरी भुजा निकल आई। अब हमने पढ़ा दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी बड़ी भुजा से बड़ा होगा तभी त्रिभुज बनेगा।
तो दो छोटी भुजाओं का योग 6 पंच 11, एक बड़ी भुजा से बड़ा है, ठीक है। मिनिमम में तो त्रिभुज बन रहा है, मैक्सिमम में चेक करते हैं। दो छोटी भुजाओं का योग 10 5 15, एक बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए, बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए, यहाँ से भी त्रिभुज बन रहा है। दो छोटी भुजाओं का योग एक बड़ी भुजा से जब अधिक होगा, जब बड़ी भुजा से अधिक होगा तभी त्रिभुज बनेगा। बात क्लियर है सबको? तो देखिए यहाँ से भी त्रिभुज बन रहा है और यहाँ से भी त्रिभुज बन रहा है, तो हमारे द्वारा दी गई वैल्यू बिल्कुल सही है। सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेना। और हमने क्या किया, हमने पेरीमीटर जो उसका परिमाप है उसको ऑप्शन से उठा लिया। जब ये 5 है और ये 10 है और पहला वाला परिमाप 21 है तो ये वाली भुजा हमने कह दिया 6 होगी। जब 10 है और ये 5 है और परिमाप 29 है तो तीसरी भुजा हमारी क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ये होता है करने का एक असली तरीका जो आपको सीखना है, ठीक है। यूपी टेट सी टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। आइए फिर एक और बेहतरीन प्रश्न, त्रिभुज पे मतलब सी टेट ने लाइन लगा दी है त्रिभुज के प्रश्न पे और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछा है। एक ही पेपर में 4 प्रश्न पूछ लिया त्रिभुज से। आइए ट्रायंगल से अगला प्रश्न, त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF, त्रिभुज ABC है एक, चलिए त्रिभुज ले ही लेते हैं, अच्छा बन नहीं पा रहा है। एक त्रिभुज ABC है, चलिए दो त्रिभुज हमने ले लिया, एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज DEF है, ठीक है। अब क्या क्या दिया है, कह रहा है एंगल C बराबर एंगल F, एंगल C ये वाला एंगल जो है एंगल F के बराबर है, ठीक है। AC बराबर DF, AC भुजा जो है ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, और BC बराबर EF, BC भुजा EF भुजा के बराबर है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, और कह रहा है AB जो ये भुजा है 2x - 1 और ये भुजा D 5x - 4, तो x का मान क्या होगा। भैया जब एक कोण और दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। जब एक कोण दो भुजा आपस में बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा, समरूप त्रिभुज होगा। जब समरूप त्रिभुज होगा मीन्स ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, सभी आपस में बराबर हो जाते हैं ना समरूप त्रिभुज में। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है DEF का। तो जब DEF के समरूप त्रिभुज हो जाएगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2x - 1 = 5x - 4। तो 5x को इधर भेज दो, -1 को इधर भेज दो, तो 2x - 5x = -4 और +1। कैलकुलेट कर लो, 2x से 5x घटाओगे तो -3x और =-3। ये कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर आपका मान आ जाएगा 1, x की वैल्यू आ गई। बताइए कोई परेशानी है? बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पेपर में नहीं छूटने चाहिए, कुछ भी हो जाए आपको ध्यान रखना है। समरूप त्रिभुज में आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो हमने दोनों को बराबर में रख दिया और x की वैल्यू निकाल लिया। बात क्लियर है सभी को? कहीं पर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? आगे बढ़े, चलिए। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस ट्रिक नहीं है? यूपी टेट सी टेट का सबसे पसंदीदा अगर कोई प्रश्न है तो यही है। यूपी टेट सी टेट का सबसे पसंदीदा प्रश्न है ट्रिक, पाइथागोरस प्रमेय से ये हर बार एक प्रश्न पूछ रहा है और हमारी गारंटी है कि इस बार जो पेपर होने वाला है इसमें भी 10 बार पूछेगा। ऑनलाइन पेपर में बार बार पूछेगा, तो इसको ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आएगा जरूर आप में ऑनलाइन में, ठीक है। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय एक ऐसी प्रमेय हम आपको बार बार समझा चुके हैं जहां पे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होता है। जब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर हो तो पाइथागोरस प्रमेय फॉलो होती है। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तभी हमारी वहां पे पाइथागोरस प्रमेय फॉलो होती है, ठीक है। तो हमने बहुत सारे ट्रिपलेट आपको लिखाए हैं। हमने अभी परसों की क्लास में बात की थी 11, 60, 61 एक ट्रिपलेट है, 11 का स्क्वायर 121, 60 का स्क्वायर 360, 3661 का स्क्वायर 1, 6 का 9 6, 6 दूनी 12, 2 80 लगा 1, 6 का 9 6, 1
37, 3721, देखिए 1 2 7 3, 3721 बराबर 3721 है, ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपकी हाइपोटेनियस है। जब भी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है तो वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय फॉलो होती है। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ये फॉलो हो रहा है पाइथागोरस प्रमेय 11 60 61, और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा 11 60 63, यही पाइथागोरस प्रमेय नहीं है, यही पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। बात क्लियर है? ये हमने परसों की क्लास में डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन पे 11 60 61 पे हमने प्रश्न लगवाया है और यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कौन सी ट्रिक नहीं है। बात क्लियर? चलिए लगाइए जल्दी से 1 मिनट, बहुत ही अच्छा है ये भी प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न है। चलिए परसों की क्लास में हमने लिया था 11 8 88 एक नियम, और इस बार कुछ और है, सभी लोग समझेंगे। 7 अंक की संख्या 1 3 4 x 5 8 y को 72 से विभाज्य किया जाए तो 2x प्लस y का मान क्या होगा, इसका मान पूछा गया। भैया हमने उस दिन बताया था जैसे कोई संख्या 36 है, ये 12 से डिवाइड है, 12 3 36, अगर कोई संख्या किसी संख्या से डिवाइड है तो वह संख्या उसके फैक्टर से अवश्य डिवाइड होगी। जैसे 6 दूनी 12, तो देखो 36 6 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है, 4 3 12, 36 देखो 4 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। अगर कोई संख्या किसी संख्या से डिवाइड है तो वह संख्या उसके फैक्टर से अवश्य डिवाइड होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है माइंड में, ठीक है। तो अगर ये संख्या 72 से डिवाइड है तो ये इसके फैक्टर से जरूर डिवाइड होगी। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे ठीक सर इसका फैक्टर करते हैं, भाई बताएंगे 12 6 72, लेकिन मुझे फैक्टर भी अपने अनुसार करना है, जिसका नियम रूल हमें पता होगा। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजिता का नियम, एक टॉपिक है नंबर सिस्टम का जो हमने ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया है बहुत अच्छे से। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा तो एक बार जाके वो क्लास वॉच कर ले, ठीक है। तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में हम अपने हिसाब से इसका फैक्टर करेंगे। जैसे हमने इसका फैक्टर कर लिया 9 8 जा 72, 9 8 72। अब 9 और 8 इसलिए फैक्टर किया क्योंकि 9 और 8 का नियम आसान है, जिससे हम इस प्रश्न को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमें प्रश्न पेपर में आसानी से सॉल्व करना है, ना कि उसमें तिड़म झाम करना है। हमें क्वेश्चंस लगाने पेपर में, इसलिए अपने हमें जो आता होगा हम वो करेंगे, तुम्हें जो आता है वो तुम करो, ठीक है। बगल वाले की बात कभी मत सुनना, बगल वाला हमेशा चाहेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, ठीक है। कभी भी अपने दोस्त की बात मत सुनना, क्योंकि तुम्हारा दोस्त यही चाहेगा कि तुमको नौकरी ना मिले। इसलिए अगर तुम मेहनती हो तो मेहनत करते रहो, किसी के कहने पे मत आओ कि ये खराब है वो खराब है, ऐसे नहीं वैसे नहीं, कुछ भी मत सुनो, क्योंकि कभी भी कोई नहीं चाहता कि तुम मुझसे ज़्यादा पढ़ के नौकरी पा जाओ और वो बेरोजगार रह जाए, ठीक। तो आप अपने दिमाग को, अपने माइंड को यूज़ करो और अच्छी जगह लगाओ, जिससे आने वाले ज़िंदगी में आप अपने एक अच्छी सी लाइफ जी सको। चले समझो 9 8 72। अब मैंने 9 8 72 इसलिए तोड़ा क्योंकि 9 का नियम और 8 का नियम, 8 का नियम और 9 का नियम, दोनों नियम बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे 8 का नियम। 8 का नियम इसलिए लगाएंगे क्योंकि जब भी कोई 3 संख्याएं हों और अंतिम संख्या निकालनी हो या कोई बीच की संख्या निकालनी हो 3 संख्याओं में, तो 8 का नियम कहता है कि अंतिम 3 संख्या, बहुत ध्यान से समझिएगा, अंतिम 3 संख्या 8 से पूरा डिवाइड हो तो ये संख्या 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगी। 8 का नियम कहता है किसी संख्या की अंतिम 3 संख्या यदि 8 से डिवाइड हैं तो वह संख्या 8 से पूरा डिवाइड होगी। तो चलिए इन 3 संख्याओं में 8 का नियम लगा दो। 5 8 y, 8 से 8 सते 56, तो 2 बचेगा। y की जगह पे हम 4 रख दें तो 8 3 24, देखो पूरा डिवाइड हो गया। तो y का मान कितना रखा तुमने? 4 रखा। चलें आगे बढ़ाया जाए। चलिए अब आइए 1 3 4 x 5 8 4, हमने y के जगह पे 4 रख दिया, हमें 4 मिल गया। अब आगे आओ, अब 9 का नियम कहता है, 9 बहुत ही यूनिक है, 9 डिजिटल सम फॉलो करता है। 9 से आसान कोई नियम जीवन में बना ही नहीं होगा तुम्हारे जीवन में। बड़े से बड़े प्रश्न को भी हमने 9 से सॉल्व करके आपको सेकंडों में आंसर दिया है। तो 9 से आसान नियम शायद ही आपने जीवन में कभी पढ़ा हो, इससे आसान कुछ है ही नहीं। 9 का नियम कहता है संख्याओं को जोड़ो, जहां पे 9 बने वहां पे काट दो और 9 बनते ही संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। चलो चेक करो, आओ 8
1 9 कट गया, 5 4 9 कट गया ना। तो बचा कितना, 4 3 7, 7 प्लस एक्स, एक्स की जगह पे कितनी वैल्यू पुट कर दी जाए कि ये 9 बन जाए, 2 पुट कर दी जाए। बात को समझना, x के जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दी जाए। देखो पहले हमने 5 4 9 काट दिया, 8 1 9 काट दिया। 9 का नियम कहता है संख्याओं को जोड़ो और जहाँ पे 9 बने वहाँ पे काट दो। फिर बचा क्या, 4 3 7 और 7 प्लस x, 7 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए, x जोड़ा जाए। x की ऐसी कौन सी वैल्यू हो जो जोड़ दिया जाए तो 9 बन जाए, वो वैल्यू क्या है, 2। और यहाँ पे x का मान निकाल लिया तुमने 2, तुम्हें इसका मान निकालना है ना, और इसका मान निकालो अब जल्दी से, तुम्हें सारी वैल्यू मिल गई है। x की वैल्यू कितनी मिली, 2, तो 2 गुणे 2, y की वैल्यू कितनी मिली, 4, तो 2 दूना 4, 4 4 8 आ गया मान। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सीटेट 100% पेपर में पूछेगा जरूर। अप्रॉक्स पेपर में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा, तो सभी लोग ध्यान से ऐसे प्रश्नों को जरूर पढ़ें और पेपर में ये पूछा जरूर जाएगा। आगे बढ़ाएं। फिर बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न, सभी लोग जल्दी से देखिए, समझ में आ रहा है। अच्छा, कुछ आज लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है हमें, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, शायद कुछ सिचुएशन गड़बड़ कर रही है। 1 मिनट, अभी भी नहीं ठीक हो रही, चलो कल ही सही होगी। हाँ, हमें लगता है जब मैं आता हूँ तब ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। हाँ, क्वेश्चंस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। चलिए देखते हैं, कल से हम सही कराते हैं इसको, कुछ है ज़रूर, कुछ तो डिस्टर्बेंस है। चलिए लगाइए, बताइए फिर कैसा है ये प्रश्न। अभी भी प्रॉब्लम है, अब कल ही सही होगी। हाँ, अब देखिए और बताइए इस क्वेश्चन में क्या है। लगाइए जल्दी से लगाइए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बताया जाए, चलो सुनो। सबसे पहले इस संख्या का फैक्टर करो। इस संख्या को दिया गया 52272 इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस इंटू q का क्यूब इंटू r की पावर 4। यहाँ p, q और r अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2p प्लस q माइनस r का मान क्या होगा ना, इसका मान पूछा। तो सबसे पहले इस संख्या का हमें फैक्टर करना होगा, सबसे पहले इस संख्या का हमें फैक्टर करना होगा। चलिए फैक्टर करते हैं, सुनिएगा। पहले 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, 1 हासिल जाएगा, 2 छंग 12, 2 एक नम 2, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 एक नम 2, 2 तिहाई 6। अब 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो पहले एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 को लाएंगे, 2 छंग 12, 2 अठी 16, फिर 2 से काटिएगा, 2 छंग 12, 2 पंची 10, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, फिर 2 से काटिएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 सती 14, 3 से काटिएगा, 3 एक नम 3, अब 2 कटेगा नहीं, 0, 3 8 24, 3 9 27, फिर 3 से काटिएगा, 3 त्रिक 9, 3 छंग 18, 3 त्रिक 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 3 एक नम 3, फिर काटिएगा इसको 11 से, 11 ग्राम 121 और 11 एक नम 11, कैंसिल आउट हो गया। 1 2 3 4, तो आ रहा है 2 की पावर 4 गुणे 1 2 3, 3 की पावर 3, 1 2, 11 की पावर 2, और बराबर में क्या है, p की पावर 2 इंटू क्यू की पावर 3 इंटू r की पावर 4। यही तो है, फैक्टर कर लिया हमने सभी संख्याओं का। चलिए अब समझना, अब कंपैरिजन करते हैं। पावर जो सेम पावर होगा तभी हम बेस का कंपैरिजन करेंगे। देखो 2 चीज़ें होती हैं, कभी बेस समान होता है, आधार समान होता है तो हम घातों की तुलना करते हैं, जब आधार समान होता है तो हम घातों की तुलना करते हैं, और जब घात समान होती है तो हम आधार की तुलना करते हैं। और ये क्वेश्चन हमने अपोजिट उठाया है। अभी तक क्या होता था, आधार समान होता था, बच्चे घात की तुलना कर लेते थे, लेकिन इस बार हमने क्या उठाया, घात समान है और आधार की कंपैरिजन करनी है। देखिए यहाँ पे 11 की पावर 2, यहाँ p की पावर 2, तो p का मान कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे q की पावर 3, यहाँ पे 3 की पावर 3, तो q का मान कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे 2 की पावर 4, यहाँ पे r की पावर 4, तो r बराबर कितना हो जाएगा 2। सबका मान निकाल लिया, ठीक। और यहाँ पे पुट कर दो 2p
प्लस क्यू माइनस आर, पुट करो 2 गुणे 11 प्लस का 3 माइनस का 2, 11 दूना 22 और प्लस का 1 23, तो कितना आ गया 23। बताओ कोई परेशानी, बताओ कोई समस्या आपको कहीं पर? मंजिल तो हासिल होगी ही आपको, मेहनत करते रहो, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी ना। 100% मतलब कोई रोक ही नहीं सकता, मेहनत करने वाले से आज तक कोई सफलता नहीं छीन पाया ना। एक ना एक दिन हासिल कर लूँगा ही मंजिल, एक ना एक दिन हासिल कर लूँगा ही ये मंजिल। ये ठोकरें और ये संघर्ष, ये ठोकरें और ये संघर्ष कोई जहर थोड़ी है जो खा के मैं मर जाऊंगा। ये ठोकरें और ये संघर्ष जहर थोड़ी है जो मैं खा के मर जाऊंगा। ये ठोकरें और इस संघर्ष से ही हमें सफलता मिलेगी, इससे हमें कभी मौत नहीं मिल सकती। जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने मेहनत किया, उन्हें सफलता हासिल हुई है। तो आप भी मेहनत करते रहो, जीवन में आप सफलता जरूर हासिल होगी, 100% गारंटी है। आइए आगे बढ़ाया जाए, जल्दी जल्दी पढ़ते रहो, समय बहुत कम है। उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप का 4 गुने के बराबर है। ठीक है, संपूरक कोण क्या होता है? 180 माइनस एक्स, दो कोणों का योग 180 डिग्री, 180 माइनस एक्स। और पूरक कोण क्या होता है? 90 माइनस एक्स। ठीक, 4 गुना तो इसको 4 गुना कर दो, बराबर में लगा दो 180। देखो यही कहा, उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है। तो पूरक कोण के माप का हमने 4 गुना कर दिया। 180 माइनस एक्स, 4 9 36, 360 माइनस 4x, 360 को इधर भेज दो, 180 माइनस 360 और उसको उधर भेज दो, माइनस का 4x और प्लस का x। ये 180 से 360 चला जाएगा, 180 इक्वल टू 3x। ये 3 छंग 18 कटेगा, x का मान कितना आ जाएगा? 60। x का मान कितना आ जाएगा? 60। बताओ कोई परेशानी है आपको? कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताओ, कहीं पर कोई डिस्टर्बेंस, कुछ ना समझ में आ रहा हो भैया, कहीं पर कोई परेशानी? तो x का मान आपने अब निकाल लिया, कोई परेशानी हो तो बताओ। अब हमसे क्या कहा? उस कोण का माप जिसके संपूरक कोण का माप, ठीक तो x का मान आ गया, यही तो पूछा है 60 डिग्री। चलो आगे बढ़ाया जाए। आइए, किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका शीर्षलंब इतना इतना है। चलो ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज है, इसका समझते चलना। ये सब सीटेट बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछा है। ठीक, इसकी समांतर भुजाओं में एक भुजा 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये भुजा x है, ये भुजा 6 सेंटीमीटर अधिक x प्लस 6 है। इसका शीर्षलंब h बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक, यही तो कहा, किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका शीर्षलंब 7 सेंटीमीटर है, उसका शीर्षलंब हमने 7 सेंटीमीटर कर दिया। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो समलंब की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो ये भुजा इससे 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये x, वो x प्लस 6। बात क्लियर है? चलो अब समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 L प्लस बी इंटू एच, ये समलंब का क्षेत्रफल होता है। अब जो जो वैल्यू दी गई वो पुट कर दो, आपका आंसर तुरंत आपको मिल जाएगा। क्या क्या दिया गया? क्षेत्रफल दिया गया, समलंब का क्षेत्रफल दिया गया कितना? 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रख दो। 1/2 L कितना है? लंबाई x, चौड़ाई कितना है? x प्लस 6 है, दोनों भुजाएं हैं x प्लस 6, और h कितना दिया गया? 7 सेंटीमीटर। बात समझ गए? इस 2 का इधर गुणा करोगे तो 2 पंची 10 और 2 एक नम 210 इक्वल टू 2x प्लस 6 और ये 7, ये कटेगा 7 त्रिक 21, 30 हो जाएगा। और ये 30 और ये 6 को इधर भेज दो, माइनस का 6 इक्वल टू 2x, तो ये 30 से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा भैया? 24, और 24 बराबर 2x। अच्छा, इसको ऐसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ
चलो अब यहाँ पे 30, हमने इसको काटा 7 से 21, 30 और इस प्लस को इधर भेज दिया माइनस का, तो ये चला जाएगा 24 इक्वल टू 2x, ये कटेगा 12, तो x का मान आ गया 12। तो वो कह रहा है समलंब की सबसे लंबी भुजा, x आ गया 12, x आ गया 12, x का मान आया 12 और इसका मान क्या हो जाएगा 12 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। समलंब की सबसे लंबी भुजा क्या हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। बात क्लियर है सबको? कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ वैल्यू पुट करना था। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 L + B × H। समलंब की आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। चलिए अभी 2-3 प्रश्न और है हमारे पास, समझते हैं। सबको समझ में आ रहा? तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं, पेपर बहुत करीब है, थोड़ा सा तो फास्ट करना होगा जिससे कि आपका सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दिया जाए। पेपर तक की 16 दिसंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएं। और लेखपाल की वैकेंसी, कांस्टेबल की वैकेंसी, सारी वैकेंसी गवर्नमेंट धीरे धीरे देना स्टार्ट की है। सभी लोग मेहनत करते रहो। जितने बच्चे लेखपाल की तैयारी भी करना चाहते हैं वो भी जुड़ जाएँ हमारे साथ, कांस्टेबल वाले जुड़ जाएँ, उनकी भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन सारे बैच स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है? सभी लोग तैयार रहो बिल्कुल मेहनत से, इस बार जंग जीतनी है और नौकरी लेनी है। कह रहा आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, बेलन का आयतन बताइए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, आप इस प्रश्न को लगाना, हम समझा देते हैं आपको, लगाइएगा आप। ये एक बेलन है, ठीक है। सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है ये आपको बता देते हैं, फार्मूला बता देते हैं क्योंकि आपको फार्मूला नहीं पता होगा। वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h और आयतन क्या होता है, आयतन होता है πr²h, ठीक है। और आपको त्रिज्या दे दिया है 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपको 3 सेंटीमीटर दे दिया है। ऊंचाई आप निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा ना, यही तो है। अगर आप ऊंचाई निकाल लो तो आपको आंसर अपना मिल जाएगा, ठीक है। तो ऊंचाई निकल आएगी, यहाँ से ऊंचाई निकल आएगी 2πr/h। ये वक्रपृष्ठ होता है, इसका मान कितना दिया गया 94.2 सेंटीमीटर। नहीं कहा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो 2 × पाई का मान पुट किया जाए या ना पुट किया जाए, नहीं किया जाए कोई परेशानी नहीं, पाई का मान मत पुट करो, आर का मान सिर्फ पुट करो। देखो दिमाग लगाना होता है, 2 गुणे हमें आर का मान पुट करो, पाई का मान मत पुट करो, कोई परेशानी नहीं। पाई का मान पुट करने से कुछ मिलने वाला नहीं हमें ना। देखो अब अच्छा चलो समझाई देते हैं, नहीं तो तुम लोग नहीं समझ पाओगे। हम जो समझाना चाहते हैं, कैलकुलेशन से बचाना चाहते हैं, उसको समझाते हैं, क्योंकि ऐसे आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे पेपर में। देखिए 2πr/h का जो मान है वो दिया गया 94.2, ठीक है। आर का मान हमें 3 दिया गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × πh बराबर में 94.2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं h बराबर 94.2 और बटे में भेज दें पाई × 6, h का मान हमने निकाल लिया। हमने h का मान निकाले, 3 दूनी 6 नीचे भेज दिया और ये पाई का मान रख दिया ना। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब हमने यहाँ पे h का मान निकाला, हमें आयतन निकालना है πr²h, हमने इसका वैल्यू निकालनी है, हमें इसका मान फाइंड आउट करना है ना। आयतन वक्र पृष्ठ आपने लिख लिया होगा। अब चलो समझो, बस कुछ नहीं करना होता, कैलकुलेशन से बचना होता है। पाई r², r का मान कितना दिया है, देखो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी गई है, तो 3 × 3, h का मान आपने क्या निकाला है 94.2 अपॉन में पाई × 6। देखो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। 3 दूनी 6, इसको काटो, 2 चौको 8, 1 हासिल जाएगा, 2 सत्ती 14, 2 1 9 2, गुणा कर दो, 3 1 9 3, 3 7 21 का 1 हासिल लगा दो, 3 चौको 12, 2 14, देखो 141.3। अब यही चीज़ हम आपको सिखाना चाहते थे कि अगर आप यहाँ पे h का मान कैलकुलेट करते पाई रख के तो अपना समय बर्बाद करते। यही चीज़ आपको पेपर में भी सीखनी है, समय बचाना है। समय बचाओगे तभी आप ऑनलाइन पेपर अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, तभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। जब आपके पास क्वेश्चंस के करने के तरीके अच्छे होंगे, जब आपके पास कैलकुलेशन से बचने के तरीके होंगे, तभी आप पेपर ऑनलाइन सॉल्व कर पाओगे। और ये सारे प्रश्न सीटेट के आए हुए प्रश्न हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर जूनियर का उठा के देख लो, आपको एक एक प्रश्न मिलेगा, ठीक। तो कैलकुलेशन बचाने के लिए हमने यहाँ पे पाई की मान नहीं पुट किया। पाई का मान पुट करते तो समय बर्बाद करते, कैलकुलेशन करते काटते पीटते कोई मतलब नहीं निकलता, तो हमें पता था पाई से पाई कटेगा, इसलिए हमने मान नहीं पुट किया। चलिए एक और, यदि 14, 12, 34 तथा 30 प्रत्येक में x जोड़ा जाए, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए ना,
प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। √12x + 9 का मान क्या होगा। हमने समानुपात वाला प्रश्न परसों भी पढ़ाया था, परसों वाली क्लास में, और आज फिर पढ़ा रहा हूं। मतलब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। समानुपात होता क्या, जैसे a अनुपात b अनुपात b अनुपात c, या b अनुपात मत कहो, c अनुपात d कह दो, जरूरी थोड़ी b कहें हम। ये इसमें समानुपात में क्या होता है कि दो बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई AB दो अंदर वाली संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। AD इंटू BC, AD बराबर BC, ठीक है। दो बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई दो अंदर वाली संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। यही हमारा समानुपात होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा जा रहा है बार बार आपके सीटेट में, तो बहुत अच्छे से समझना। अब कह रहा है यदि 14, 12, 34 तथा 30 प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, ठीक है। 14 में कुछ जोड़ा जाए, क्या x जोड़ा जाए, और 12 में क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए, और बीच में बना दो समानुपात। 34 में क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए, और 30 में क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए। समझते चलना, सब में हमने x जोड़ दिया जैसा उसने कहा सब में प्रत्येक में x जोड़ा जाए, हमने प्रत्येक में x जोड़ दिया। होता क्या, नियम क्या है, नियम क्या है भैया, दो बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई अंदर वाली संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो 14 + x, समझते चलना, 30 + x। उस दिन हमने कैलकुलेट नहीं किया था जो परसों वाली क्लास में, आज हम पूरा आपको विधिवत कैलकुलेट करके समझा रहे हैं कि क्या होता है। अब 14 का 30 में मल्टीप्लाई करो, 14 × 42 420। 14 का x में मल्टीप्लाई करो 14x, फिर x का 30 में मल्टीप्लाई करो 30x, फिर x का x में मल्टीप्लाई करो x² इक्वल टू, पहले 14 का 30 में किया, फिर 14 का x में किया, फिर x का 30 में किया, फिर x का x² में किया। एक एक संख्या का एक एक बार मल्टीप्लाई किया गया दोनों में। पहले 14 का उठाया तो इन दोनों में किया, फिर x को उठाया फिर इन दोनों में किया। वही यहाँ पे करेंगे। इस 12 को उठाएंगे, इसमें करेंगे 12 चौको 48 का 8, 80 लगा 6, 12 × 36 और 6 42, 428 प्लस 12x, फिर x का 34 में करेंगे 34x, फिर x का इसमें करेंगे x²। अब जाके मल्टीप्लाई हो पाया। देखो कितना भयानक मल्टीप्लाई हुआ ना। 12 चौको 48 का 8, 12 चौको 48 का 8, और सॉरी 12 × 36 और 4 40, ये आ जाएगा 408। वो गलत हो गया था। अब मल्टीप्लाई कर लेना यार, इतना तो कर ही सकते हो ना। अब देखो ये प्लस का x², ये प्लस का x² कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। अब समझना, इस x को जोड़ दो, कितना 30 और 14 44x, और यहाँ पे 12 और 34 46x, इधर ले आओ माइनस का 46x इक्वल टू 408, और इसको उधर भेज दो माइनस का 420। ये इससे घटेगा तो कितना 2x, और ये इससे घटेगा कितना 12, तो x बराबर 6। x का मान कितना निकाला आपने, 6 निकाला। और हमसे पूछा क्या, 12x + 9 का मान क्या होगा। अंडर रूट में 12x + 9 का मान क्या होगा, तो अंडर रूट में 12 × 6 + 9, 12 × 6 72 और 9 81, तो 81 का क्या बाहर आ जाएगा 9। बहुत भयानक प्रश्न ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन करना होगा ऐसे प्रश्नों में। हमने पूरा अच्छे से विधिवत आपको समझा दिया है, ठीक है। जब भी जोड़ने को कहेगा तो आप जोड़ना, जब भी घटाने को कहेगा आप घटाना। दो बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई दो अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई आपस में बराबर हो तो वे संख्याएं समानुपात में होती हैं। हमने x का मान निकाल लिया और यहाँ पे ले जाके x का मान पुट कर दिया और आंसर निकाल लिया 9। बताइए कोई परेशानी, आगे बढ़ाया जाए। चलिए आज की क्लास यहीं पे और होती है। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, बहुत ही मेहनत करनी पड़ी समझाने के लिए। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो क्लास दोबारा वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि आज के प्रश्न ओरिजिनल लेवल पे हैं। ऐसे प्रश्न सीटेट ज़्यादा पसंद करता है, और सभी लोग मेहनत से पढ़ते रहो। रेगुलर क्लास देने का प्रयास है। सीटेट जब तक पेपर कराता नहीं तब तक हम रेगुलर जुड़ जाएंगे आपके साथ, और रोज़ 10-15 क्वेश्चन अच्छे लेवल के ऐसे ही जो पेपर में आप छोड़ देते हो वैसे प्रश्न उठाएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और ये प्रश्न अगर आप चाहते हैं ना तो कैलकुलेशन से थोड़ा सा हम लोग एक जगह से बच सकते थे, 1-2 लाइन हम कम कर सकते थे। एक बार फिर से बात कर लें, चलिए बात कर लेते हैं तभी जाते हैं।
हम चाहते तो यहाँ से कैलकुलेशन से बच जाते, इतना नहीं करना पड़ता। जैसे ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काटते हमारे मन में आ जाता है ये 46 और हमारे मन में आ जाता है ये 44। देखो अपने मन में थोड़ा सा काम करता तो पता था 2x बचता और 408 से 420 12 तो x की वैल्यू 6 आ जाती। देखो थोड़ा सा तो अपने मन में कैलकुलेट करोगे तब कैलकुलेशन आसान होता है। कैलकुलेशन के लिए माइंड का यूज़ करना होता है, जितना लाइन कम करना उतना लाइन खा जाओ मन में, तभी जाके कैलकुलेशन आसान होगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।